नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल धामपुर स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2023 में होने वाला है, जिसके फॉर्म अभी भी चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं। तो उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जीके जीएस के, साइंस ग्रुप वालों के लिए भी है और आर्ट ग्रुप वालों के लिए भी। तो जो भी जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं हम, वो यूपी बीएड के हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। आज हमने अपने चैनल का नाम चेंज किया है क्योंकि हमारा चैनल अभी सर्च में नहीं आ रहा था। अब अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे धामपुर स्टडी पॉइंट, तो आपको नंबर 1 पर ही हमारा चैनल सर्च में मिल जाएगा। अब इसको आपको लिंक की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर के, इसी के बेस्ड आगे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो ये आपको बताना है कि कौन सा था। पहला, नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग या हिंदू मुस्लिम एकता। तो इसमें आपको बताना है सही आंसर कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हिंदू मुस्लिम एकता। उस समय हिंदू मुस्लिमों में एकता बहुत थी क्योंकि पाकिस्तान वगैरह की कोई बात ही नहीं हुई थी। पहला रिवॉल्यूशन था उस समय का। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरठ विद्रोह हुआ था, मतलब मेरठ में विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? तो नंबर 1, 10 मई 1857 को, 11 मई 1857 को, 4 जून 1857 को या 3 जुलाई 1857 को। तो इसको आपको सही आंसर बताना है कि वो कब हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 1, 10 मई 1857 को। और वो किसने किया था, इस विद्रोह किसने किया था? वो किया था मंगल पांडे जी ने। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, मंगल पांडे ने विद्रोह किया था और इन्हीं को फांसी दे दी गई थी इसी कांड के बाद। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? यानी कि इसके जो चरण थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है उदारवादी चरण, क्योंकि महात्मा गांधी जी उदारवादी थे। वे ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ते थे, अहिंसा के पूरे पुजारी थे। ठीक है दोस्तों, इसलिए 1885 से 1905 तक की अवधि को उदारवादी चरण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आधुनिक भारत इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध था? तो ये गोकुलदास तेजपाल जो संस्कृत महाविद्यालय है ये क्यों प्रसिद्ध हुआ? नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। नंबर 2, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी इसके छात्र रहे थे। नंबर 3, एओ ह्यूम इसके प्राचार्य थे। ये नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 1 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं पर हुआ था और जो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो की थी WC बनर्जी ने। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, WC बनर्जी ने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट चलते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? यानी कि जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? नंबर 1, रिपन, नंबर 2, विलियम बेंटिक, नंबर 3, डफरिन या नंबर 4, कर्जन। तो इसका जो सही आंसर है वो है डफरिन। उस समय डफरिन बन रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना आपको, 1885 में डफरिन था और इससे कहा भी गया है कि कांग्रेस जो है वो डफरिन के दिमाग की उपज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये तो आपको सभी को पता होगा। नंबर 1, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या मदन मोहन मालवीय। तो इसमें से जो किसको कहा गया था? तो वो कहा गया था दादा भाई नौरोजी को।
ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, दादा भाई नौरोजी, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम। तो जो भारतीय सिविल सेवा है, आजकल जिसे यूपीएससी कहा जाता है, जो कानवाली जिसके जनक है, तो उसके जो पहले भारतीय कौन चुने गए थे? नंबर 1 सत्येंद्र नाथ टैगोर, नंबर 2 सरोजनी नायडू, नंबर 3 लाला लाजपत राय या सी आर दास। तो इसका जो सही आंसर है वो है सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये कब चुने गए थे? ये चुने गए थे 1865 में। ठीक है, उस समय जो ना लंदन में ही परीक्षा होती थी। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? अब बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, एम ए अंसारी या बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये कब बने थे? ये बने थे 1887 में। ठीक है दोस्तों। और कहाँ की अध्यक्षता की थी इन्होंने की थी मद्रास में। जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मद्रास में 1887 में, उसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? जो बारदौली के सत्याग्रह हुआ था उसके नेता कौन थे? नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या आचार्य JB कृपलानी। तो इसका जो सही आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहीं पर बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि भी दी थी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1928 में। ये आपको याद रखना है, 1928 में हुआ था ये बारदौली सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गो बैक टू वेदाज दिस कॉल गिवन बाई। वेदों की ओर लौटो, यह किसने कहा था? ये कथन किसका है? तो इसको रामकृष्ण परमहंस जी का है, विवेकानंद जी का है, ज्योतिबा फुले का है या दयानंद सरस्वती का है? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है दयानंद सरस्वती जी। पुनर्जागरण के पिता भी कहे जाते हैं। इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी। तो ये याद रखना आपको। ज्योतिबा फुले, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। याद रखना है आपको ये सब। भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन थे? जो चरमपंथी गर्म आंदोलन था तो उसका जनक कौन था? नंबर 1 मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या वल्लभ भाई पटेल या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो सही आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? ये थे भारत में महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु। ठीक है दोस्तों, याद रखना आपको, महात्मा गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। मोतीलाल नेहरू कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। और वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने बारदौली में आंदोलन किया था। ठीक है दोस्तों, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? नंबर 1 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, नंबर 2 1909 का बिल्लो मांटे सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या 1935 का सरकार अधिनियम, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं कि हम इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1909 का मिंटो मार्ले सुधार। इसको सांप्रदायिक निर्वाचक कहा जाता है क्योंकि इसी ने ही सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए एक पत्र जारी किया था कि आप SC ST के लिए अलग सीटें का रिजर्वेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? नंबर 1 अरुणा अफजल अली, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू या एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बताना है किसने किया था। तो भारत का जो नेतृत्व किया था वो किया था सरोजनी नायडू जी ने।
ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आपको। जो 1931 में 31 में हुआ है ना तीनों गोलमेज सम्मेलन, जो 31 में हुआ था द्वितीय वाला, उसका जो नेतृत्व किया था वो सरोजिनी नायडू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में किसके खिलाफ आमरण अनशन शुरू किया था? नंबर 1 सत्याग्रह के ब्रिटिश दमन के लिए, गांधी इरविन समझौते का उल्लंघन के लिए, राम से मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पुरस्कार के लिए, या कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगों के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है राम से मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पुरस्कार। ये 1932 में फिर से लेकर आ गए थे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था? नंबर 1 असहयोग आंदोलन 1920 से 22, रोलेट सत्याग्रह 1919, अहमदाबाद हड़ताल 1918, या बारदोली सत्याग्रह 1928 में। तो आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है अहमदाबाद हड़ताल, जो मेल के लिए की थी। ठीक है दोस्तों, 1918 में तिकोनिया प्रथा को बंद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। इसका सही आंसर है अहमदाबाद हड़ताल। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नंबर 1 एनी बेसेंट, नंबर 2 मृदुला साराभाई, नंबर 3 मुथु लक्ष्मी, ये नंबर 4 सरोजिनी नायडू। तो इसमें सही आंसर आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 359 भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। तो ये किस लिए करता है? नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल, नंबर 2 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, नंबर 3 वित्तीय आपातकाल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कोई सा भी नहीं है ऐसा। तो इसको थोड़ा विस्तार से देखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल किस में है? वो है आर्टिकल 352 में। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। राज्यों में जो संवैधानिक तंत्र की विफलता है, ये कौन सा है? ये आर्टिकल है 356 में। ठीक है दोस्तों, और वित्तीय आपातकाल ये है 360 में। ये आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने हैं सारे। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। और ये 360 में है वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता प्रदान की गई है। नंबर 1 संविधान की 10वीं अनुसूची में, संविधान की 11वीं अनुसूची में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की 12वीं अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना आपको। तो इसका जो सही आंसर है वो है संविधान की 10वीं अनुसूची में, पहला है। इसका सही आंसर पहला। ये कब किया गया था? ये किया गया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन 1985 में जो हुआ था, उसके द्वारा ये दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने की योग्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा को पद से इस प्रकार और समान आधारों पर हटाया जा सकता है। नंबर 1 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कैसे हटाया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट का जज भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जीवन और स्वतंत्रता के आधार पर सुनिश्चित किया गया है कि भारत का संविधान का अनुच्छेद 12 में है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में है, या अनुच्छेद 15 में है, या अनुच्छेद 21 में है। तो ये किस में है? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया गया? अनुच्छेद कौन से आर्टिकल में दिया गया? तो ये दिया गया है आर्टिकल 21 में। ठीक है दोस्तों, याद रखना आर्टिकल 21 इसका सही आंसर है। एक ही आर्टिकल और याद रखना आपको, आर्टिकल 21 का ए,
ठीक है, ये क्या है, ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गणतंत्र का विचार और भारत के संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों से उधार लिया गया है। ये जो बंधुत्व शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों, 1976 से। तो ये कहाँ, किस देश से लिया गया है? नंबर 1 यूएसए से, नंबर 2 कनाडा के संविधान से, फ्रांसीसी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से। इसका सही आंसर बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी संविधान। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूएसए से क्या लिया गया है? यूएसए से ली गई है संविधान की भाषा। संविधान में जो प्रस्तावना है वो यूएसए से ली गई है, उसकी भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता शब्द कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। फ्रांसीसी क्रांति 1789, रूस क्रांति 1917, आयरिश क्रांति 1865 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रांसीसी क्रांति 1789 से ये लिया गया है। तो आपको पता चल गया होगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, वो हुई थी 1789 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 73वां और 74वां किस प्रधानमंत्री के अधीन लागू किया गया था? हमारे जो संविधान थे 73वां 74वां, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में। तो आपको बहुत ध्यान से याद होगा कि 1991 में हमारे यहाँ 3 रिफॉर्म्स हुए थे एलपीजी। ठीक है दोस्तों, ये 1992 है। उस समय कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है नरसिम्हा राव। और इंदिरा गांधी जी की तो मृत्यु हो चुकी थी और राजीव गांधी जी की उस समय, वीपी सिंह भी नहीं थे, तो नरसिम्हा राव जी थे। इसका सही आंसर है नंबर 1 नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बात ध्यान रखनी है आपको, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। तो ये अगले क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो भारतीय संविधान के किस भाग में भारत का मैग्ना कार्टा वर्णित है? कि भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है उस भाग को। नंबर 1 भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार है, नंबर 2 भाग 4 जिसमें डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, या भाग 2 जिसमें नागरिकता है, या फिर भाग 4 जिसमें मौलिक कर्तव्य है। तो इसका जो सही आंसर है वो है भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, तो इसे क्यों कहा गया है मैग्ना कार्टा? क्योंकि ये जो है ना भारत के नागरिकों को उनके अधिकार दिलाता है, और अगर अधिकार उन्हें नहीं मिलते हैं तो वे न्यायालय में भी जा सकते हैं। डीपीएसपी के केस में भी न्यायालय में नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? नंबर 1 चाणक्य के, कालिदास के, हर्षवर्धन के, वात्स्यायन के। तो आपको बताना है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र लिखा गया है चाणक्य के द्वारा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया था। ठीक है दोस्तों, उसे पढ़ा लिखा कर, क्योंकि घनानंद जो था, नंदवंश का अंतिम शासक जो था, उसने जो है ना इनका भरे दरबार में अपमान कर दिया था चाणक्य जी का। तो इन्होंने तभी शपथ दी थी कि मैं तेरा विनाश कर दूंगा। तभी चंद्रगुप्त को बचपन में ही इन्होंने शिक्षा दीक्षा दी और तक्षशिला अफगानिस्तान में भेजा पढ़ने के लिए, और वहाँ से राजनीति की पढ़ाई करके शासक बना। ठीक है दोस्तों, ये इसकी मुलाकात एक बार सिकंदर से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला रजिया सुल्तान किस वंश की शासक थी? नंबर 1 ममलूक वंश की, खिलजी वंश की, दास वंश की, या सैयद वंश की। तो रजिया सुल्तान एकमात्र महिला शासक जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, और यह टोपी और कोट पैंट पहनकर चलती थी। तो ये किस वंश की थी? ये थी गुलाम वंश की, यानी स्लेव डायनेस्टी या दास वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत क्षेत्र में नहीं है? नंबर 1 है वह गोदावरी, झेलम, रावी या घाघरा। तो किसका, गोदावरी कहाँ से निकलती है ये बताइएगा, झेलम कहाँ से निकलती है, रावी। इसका जो सही आंसर है वो है घाघरा नदी। इसका उद्गम स्थल नेपाल से है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 आर्टिकल 110 किससे संबंधित है? नंबर 1 साधारण विधेयक, प्राइवेट मेंबर बिल, धन विधेयक, या संविधान संशोधन विधेयक। ये किस में है? ये है आर्टिकल 368 में। ठीक है दोस्तों, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, इसका जो सही आंसर है वो है धन विधेयक, मनी बिल।
जो कि केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, और इस पर जो राष्ट्रपति अपनी पूर्व अनुमति देता है, उसके बाद ये पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टंगस्टन का प्रयोग के कारण विद्युत बल्ब में फिलामेंट के निर्माण के लिए किया जाता है। तो किसके कारण किया जाता है? उच्च गलनांक के, कम विशिष्ट प्रतिरोध के, उच्च प्रकाश उत्सर्जक शक्ति के, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध के। तो इसका जो सही आंसर है वो है उच्च गलनांक के, क्योंकि इसका जो है ना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो कौन सा कितना टेम्परेचर होता है? उसका होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना तो टेम्परेचर होगा ही नहीं, तो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये गलना शुरू होता है, इसलिए इसका प्रयोग, टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश के विक्षेपण की स्थिति में सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंग डैश होती है। तो वह कौन सी होती है? सबसे अधिक त्वरित और अपरिवर्तित, सबसे अधिक धीमी और अपरिवर्तित, सबसे कम त्वरित और अपरिवर्तित, सबसे कम धीमी और अपरिवर्तित। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो वो है ऑप्शन नंबर 1, सबसे अधिक त्वरित और अपरिवर्तित। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, नंबर 1 पेरिस में, या नंबर 2 जिनेवा में, या फ्रैंकफर्ट पे, या ब्रुसेल्स में। ये ब्रुसेल्स है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है वो है ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय भी स्थित है। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण यूक्रेन और रूस में युद्ध भी चल रहा है इस समय। तो याद रखना, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी पर ज्ञात सबसे स्थिर तत्व का नाम बताइए। तो सबसे स्थिर तत्व कौन सा है? नंबर 1 ओज्मियम, लिथियम, एल्यूमिनियम या टंगस्टन। लिथियम का क्या है? लिथियम जो है ना अभी श्रीनगर में मिला है बहुत ज़्यादा, जम्मू कश्मीर में, भारत के। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आपको, लिथियम का भंडार। इससे क्या होता है? इससे मोबाइल की बैटरी बनती है, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बनती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ओज्मियम। ठीक है दोस्तों, ओज्मियम इसका सही आंसर है। लिथियम के बारे में एक और बताता हूँ, ये जो है सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु है। ठीक है दोस्तों, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है एल्यूमिनियम में। टंगस्टन, इसका उच्च गलनांक होता है, अभी मैंने पहले भी बताया था, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पनडुब्बियों में पानी की सतह का निरीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना आपको, किसका किया जाता है? वो किया जाता है पेरिस्कोप का। फेदोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फेदोमीटर किया जाता है समुद्र की गहराई नापने में। ठीक है दोस्तों, और पनडुब्बियों के पानी की सतह का निरीक्षण करने के लिए वो पेरिस्कोप का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेरिस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस महाद्वीप से कर्क रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है? तो ये आपको बताना है, किस महाद्वीप से होकर गुजरती है ये कर्क रेखा और मकर रेखा? ये गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से होकर। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आपको, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था, 1556 में द्वितीय युद्ध हुआ था, और 1761 में हुआ था तृतीय युद्ध। ठीक है, ये पानीपत के 3 युद्ध थे, आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसका जो सही आंसर है वो है घाघरा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, जो कि 1527 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संदर्भ में राज्य शब्द को परिभाषित करता है? वैसे तो एक आर्टिकल और करता है, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग बनाना है, चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है दोस्तों, कि इसमें से आर्टिकल 15 करता है, आर्टिकल 12 करता है, अनुच्छेद 17 करता है, अनुच्छेद 20 करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 12, कि भारत एक राज्य है, ये सब इंगित करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, धामपुर स्टडी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, धामपुर स्टडी पॉइंट।
अब ये लास्ट नाम है, इसके बाद कोई नाम चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। और जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और सजेस्ट करें कि हम आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। अभी यूपी बीएड के प्रैक्टिस सेट चलेंगे कुछ दिन तक। ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।